मेपल सिटी के नीचे सिर्फ एक अर्थ फायर स्पिरिट वेन थी। हालांकि अर्थ फायर स्पिरिट वेन का ग्रेड औसत दर्जे का था, फिर भी यह अर्थ फायर थी, एक प्रकार की स्पिरिट फायर जो आम फायर से ज्यादा शक्तिशाली थी। पेलेटीकरण के लिए स्पिरिट फायर की आवश्यकता थी। पेलेटाइजेशन की कला का इतिहास बहुत पुराना है। अमर लोगों के प्राचीन युग के दौरान आत्मिक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में थी। साधकों को पालतू जानवरों की जरूरत नहीं थी, उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी पर जाने, हवा, बारिश, कड़गड़ाहट और 5 तत्वों को नियंत्रित करने के लिए केवल अपने शरीर की जरूरत थी। हालांकि अमर लोगों का युग समाप्त हो गया। आत्मिक ऊर्जा के क्षीण होने के कारण साधकों के लिए अपने भौतिक शरीर को सुधारना कठिन हो गया। केवल मुट्ठी भर साधक ही ऊर्जा प्रशिक्षण प्राप्त करने में सफल रहे। नींव निर्माण, मूल गठन और यहाँ तक कि नवजात आत्मा की बात तो दूर की बात है। वे किंवदंती की बातें थीं, ऐसी बातें जो सुदूर अतीत में अप्राप्य थीं। अब चूंकि यह आत्मिक जानवरों का युग था, साधक आत्मिक जानवरों के साथ रक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते थे, उन्हें नियंत्रित कर सकते थे और उनकी रैंक बढ़ा सकते थे। यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी। जैसे जैसे पेलेटाइजेशन की कला विकसित हुई, ये धीरे धीरे पालतू जानवरों के खाने के लिए विशिष्ट बन गई। पत्थर के दरवाजे के पीछे एक प्राकृतिक गुफा थी। वह जितना अंदर गया वह उतनी ही गर्म होती गई। आखिरकार उसे लावा का एक तालाब बहता हुआ और लपटे उठती हुई दिखाई दी। यह पृथ्वी अग्नि आत्मा शिरा थी। इस समय यहाँ कोई नहीं आया था, इसलिए कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा। लिनजिन ने तुरंत गोली भट्टी निकाली और 6 सूर्य जानवर आत्मा की गोली को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। वास्तव में लिनजिन को गोली बनाने की तो बात ही दूर थी, गोली बनाने की बात तो दूर की बात थी। घातक जानवरों के संग्रहालय के बिना वह ये भी नहीं जानता कि पृथ्वी की आग को अवशोषित करने के लिए आत्मा की ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जाए। लेकिन घातक जानवरों के संग्रहालय के साथ यह अब कोई समस्या नहीं थी। जियो हो, किनारे पर खेलो, मुझे परेशान मत करो। लिनजिन ने गोली भट्टी को सक्रिय करने के लिए संग्रहालय के निर्देशों का पालन करने से पहले निर्देश दिया। आत्मिक ऊर्जा के प्रभाव में भट्टी ऊपर तैरने लगी और अग्निकुंड के ऊपर मंडराती रही। कुछ ही क्षणों में भट्टी लाल रंग की चमकने लगी। फिर लिनजिन ने विभिन्न जड़ी बूटियां डाली। जैसा कि एक आत्मा अग्नि से उम्मीद थी, पृथ्वी की आग अच्छी गुणवत्ता की थी और लू शियाओयुन ने उसे जो पैलेट भट्टी दी थी वह भी अच्छी गुणवत्ता की थी। जड़ी बूटियां तुरंत रंगीन आत्मा ऊर्जा में बदल गईं जो भट्टी के भीतर घूमती रहीं। यह एक सुंदर दृश्य था। एक क्षण बाद लिनजिन ने निर्देशों का पालन किया और अंतिम सामग्री 6 सूर्य घास डाल दी। इसके साथ ही एक सघन अग्नि आत्मिक ऊर्जा बाहर निकली। भट्टी में प्रवेश करने के तुरंत बाद 6 सूर्य घास पिघल नहीं गए। लिनजिन जल्दी में नहीं था, क्योंकि संग्रहालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि 6 सूर्य घास को पिघलाने के लिए उसे पृथ्वी की अग्नि आत्मा शिरा से लिप्टों को इकट्ठा करने और शोधन के लिए भट्टी में डालने के लिए अग्नि संग्रह मोहर का उपयोग करना होगा। इसलिए लिनजिन ने दोनों हाथों से अग्नि संग्रह मोहर का प्रदर्शन किया। इस समय गुफा थोड़ा हिल गई। उसी समय पत्थर के दरवाजे के बाहर एल्डरमोन ने अचानक अपनी आंखें खोली। उनका पालतू जानवर अग्नि छिपकली उत्तेजित हो गया और गुर्राने लगा। क्या चल रहा है? पृथ्वी अग्नि आत्मा शिरा क्यों घूम रही है? एल्डरमो के चेहरे पर भाव बदल गए जब वह अपने पालतू जानवर की ओर मुड़े। अग्नि छिपकली ने दहाड़ लगाए और अपना पैर जमीन पर पटक दिया। अग्नि की एक लहर बाहर की ओर उठी जो जमीन में गहराई तक पहुंच गई। वह अजीब हलचल गायब हो गई। एल्डरमो ने राहत की सांस ली। फिर उसने कुछ सोचा और खुद से बुदबुदाया, क्या ये हो सकता है कि भूमिगत पौराणिक चीज हिल रही हो? नहीं, यह कोई छोटी बात नहीं है, मुझे इसकी रिपोर्ट करनी है। पत्थर के दरवाजे के अंदर आग के तालाब के पास लिनजिन 6 सूर्य घास पिघलते हुए देखकर बहुत खुश हुआ। अब उसे बस इतना करना था कि जानवर की आत्मा को फेंकना था और गोली संघनन मंत्र का जाप करना था। जानवर की आत्मा को जानवर की आत्मा के ताबीज के साथ कड़ाही में फेंक दिया गया। ताबीज एक पल में राख में बदल गया, जिससे जानवर की आत्मा कड़ाही के अंदर एक हल्की रोशनी के साथ चमकने लगी। धीरे धीरे जानवर की आत्मा अपने आसपास की रंगीन हवा के साथ विलीन हो गई। कुछ ही क्षणों बाद लिनजिन ने गोली संघनन मंत्र का जाप किया। भट्टी में मौजूद अग्नि आत्मा ऊर्जा, औषधीय ऊर्जा और पशु आत्मा एक में विलीन हो गई और धीरे धीरे एक गोली प्रकट हुई। ये हो चुका है। लिनजिन ने तुरंत कड़ाई उठाई, उसे खोला और गोली निकाल ली। 6 सूर्य जानवर आत्मा की गोली अंततः उसके हाथों में थी। वे कहते हैं कि पेलेटाइजेशन कठिन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह इतना कठिन है। लिनजिन ने शेखी बघारी। वह जानता था कि पूरी पेलेटाइजेशन प्रक्रिया संग्रहालय के निर्देशों पर आधारित थी। अगर वह निर्देशों का सख्ती से पालन करता तो अगर फिर से कुछ गलत होता तो उसे खुद को बेवकूफ कहकर दोषी ठहराना पड़ता। 6 सूर्य जानवर आत्मा की गोली के साथ वह इसे वापस आने पर जियोहो को दे सकता है। यह उसके विकास के लिए पर्याप्त होना चाहिए। कड़ाई को साफ करने के बाद लिनजिन बाहर की ओर चला गया। तभी कमरे में कोई दाखिल हुआ। यह आदमी 20 साल का था और उसकी आस्तीन पर एक अंगूठी वाला जानवर का प्रतीक था। वह स्पष्ट रूप से एक आधिकारिक जानवर मूल्यांकन करता था। उसका व्यवहार घमंडी था और वह बाकी सभी को नीची नजर से देखता था। वह लिनजिन के पास से ऐसे गुजरा जैसे उसने उसे देखा ही ना हो। वह स्पष्टतः अग्नि आत्मा की ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए भी यहाँ आया था। लिनजिन ने इस आदमी को पहचान लिया। उसकी तरह ही वह भी एसोसिएशन का आधिकारिक पशु मूल्यांकन करता था। उसका नाम गाओ जियांग था। हालांकि चूंकि वह आदमी उसे अनदेखा कर रहा था, इसलिए लिनजिन को अनदेखा करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए लिनजिन ने अपना सिर उठाया और उसके पास से चला गया। बाहर एल्डरमो तो नहीं थे, लेकिन फायर लिजर्ड मौजूद था। ये फायर लिजर्ड बहुत बड़ी थी। जब वह लेटी हुई थी तब भी उसकी लंबाई आधे आदमी जितनी थी। उसकी दुम सहित शरीर की लंबाई कम से कम 20 फीट थी। इससे हल्की टक्कर से घर गिर सकता था। राजसी एवं दबंग। जब लिनजिन वहां से गुजरा तो उसे अचानक एक विचार आया और वह वहीं खड़ा हो गया। घातक जानवरों के संग्रहालय में एक इनाम प्रणाली थी। अगर कोई एक निश्चित संख्या में जानवरों को रिकॉर्ड करता है तो उसे पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा दुर्लभ जानवरों या उच्च श्रेणी के पालतू जानवरों को रिकॉर्ड करने पर भी पुरस्कृत किया जाएगा। इससे पहले उसने छुपी हुई वंश रेखा वाले पालतू जानवरों को रिकॉर्ड किया था। अगर वह एक निश्चित संख्या तक पहुंच जाता तो उसे निश्चित रूप से अन्य पुरस्कार मिलते। क्या यह अवसर नहीं था? एल्डरमो का पालतू जानवर स्पष्ट रूप से असाधारण था। ये कम से कम रैंक 3 और उससे ऊपर का था। अगर वह इसे घातक जानवरों के संग्रहालय में दर्ज कर सकता है तो क्या वह इनाम प्राप्त करेगा? एक बार जब यह विचार मन में आया तो लिनजिन इसे दबा नहीं सका। लिनजिन को पता था कि एल्डरमो की अनुपस्थिति एक अवसर थी।
अन्यथा उसके पास कोई मौका भी नहीं होता। ये सुनकर उसने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर उसे छूने के लिए आगे बढ़ा। हिलना मत, हिलना मत, तुम्हें हिलना नहीं चाहिए, लिन जिन ने बड़बड़ाते हुए कहा। इस अग्नि छिपकली का सिर चक्की के पत्थर के आकार का था। जब वह लेटी हुई थी तब भी वह डरावनी लग रही थी। लिन जिन को और भी डर था कि यह जानवर अचानक झपट कर उसका हाथ काट देगा, लेकिन साहसी लोगों को ठूंसकर मार दिया जाएगा जबकि कायल लोगों को भूखा ही मरना होगा। अंत में लिन जिन ने अग्नि छिपकली के सिर पर अपना हाथ दबाया। जानवर की आंखें तुरंत खुल गईं। आग की लपटें जलती देख लिन जिन ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। अपना सिर नीचे करते हुए उसने पूछा, मैं एल्डमो को क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? आशंका, डर, सौभाग्य से अग्नि छिपकली ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। वह केवल लिन जिन को घूर कर सो गई। लिन जिन जल्दी से बाहर निकला, उसका शरीर ठंडे पसीने से भीग गया था। किसने सोचा होगा कि यह आदमी वास्तव में रैंक 3 तक पहुंच जाएगा। हर कोई कहता है कि एसोसिएशन का प्रमुख नंबर 1 विशेषज्ञ है, लेकिन मुझे लगता है कि एल्डमो ही वह है। अन्य 2 बुजुर्गों के पालतू जानवर भी इस स्तर पर नहीं हो सकते हैं। रैंक 3 का पालतू जानवर वास्तव में प्रभावशाली है। लिन जिन ने रुकना नहीं चाहा। हालांकि यह जल्दबाजी भरा कदम जोखिम भरा था, लेकिन इसके पुरस्कार अधिक थे, क्योंकि अग्नि छिपकली वह पहला पालतू जानवर था जिसके संपर्क में लिन जिन आए थे और इसकी एक अनोखी रक्तरेखा भी थी। अब चून की ताकत पालतू जानवरों द्वारा मापी जाने लगी थी। लिन जिन की जियो हुओ को आगे बढ़ाने की इच्छा और मजबूत हो गई। घर वापस आकर लिन जिन ने खिड़कियां बंद कर दी और 6 सन 20 सोल पिल निकाली, जिन्हें उसने जियाओ हुओ के लिए परिष्कृत किया था। उसी समय उसने फायर स्पिरिट क्रिस्टल निकाला और उसे जियाओ हुओ के मुंह में ठूंस दिया। संग्रहालय में पत्थर की पट्टिका पर लिखा था कि 6 सूर्य वाले जानवर की आत्मा अमृत और अग्नि के आध्यात्मिक क्रिस्टल का सेवन करके कोई व्यक्ति पूर्ण उन्नति विधि प्राप्त कर सकता है। जहां तक पूर्ण उन्नति विधि के बारे में विशेष बात है, लिन जिन को पत्थर की पट्टिका से इसके बारे में केवल थोड़ा ही पता था। संपूर्ण विकास सीधे एक पालतू जानवर के स्तर को स्थिर कर सकता है। अन्य सभी विकास विधियों में खामियां थी, लेकिन संपूर्ण विकास दोषरहित था। इसके अतिरिक्त पूर्ण विकास में पालतू जानवर को लगातार विकसित होने की एक निश्चित संभावना थी, जिसे 2 बार स्तर ऊपर ले जाना कहा जा सकता था। बेशक ये 6 सूर्य जानवर आत्मा गोली और आग आत्मा क्रिस्टल की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। गोली निकलने के बाद जियो हुओ ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसके शरीर से आग का एक गोला फूट पड़ा। लिन जिन ने आग की लपटों से बचने के लिए कुछ कदम पीछे हट लिए। फिर आग की लपटों ने जियाओ हुओ को अपनी चपेट में ले लिया। लिन जिन को चिंता थी कि जियाओ हुओ को कुछ हो सकता है। आग की लपटों के बीच जियो हुओ ने एक धीमी सी दहाड़ लगाई। लिन जिन को अपनी हड्डियों के बढ़ने की तीखी आवाज सुनाई दे रही थी, क्योंकि उसका शरीर लगातार बढ़ रहा था। इसके अलावा जियाओ हुओ के मुरझाए हुए फर को आग की लपटों में फिर से जीवित कर दिया गया था। इसे एकदम नया भी कहा जा सकता है। रात गहराती गई। लिन जिन की हवेली से कुछ ही दूरी पर एक छत पर काले कपड़े पहने कुछ लोग सड़क पार कर आए। उनके पीछे विभिन्न पालतू जानवर थे। उनमें से कुछ बड़े चमगादड़ थे, कुछ काली मकड़ियां थीं और कुछ खूंखार दिखने वाले वानर थे। जब वे करीब पहुंचे तो समूह रुक गया। उनमें से एक ने काले कपड़े पहने हुए थे और अपना चेहरा ढका हुआ था। अपने मोटे शरीर के बावजूद उसने कहा, आप सभी यहाँ पेशेवर हैं, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मेरी बस एक ही विनती है, जब हम वहां पहुंचे तो उस लड़के को सबक सिखाएं। सबसे अच्छा होगा कि आप उसे इतनी बुरी तरह पीटे कि उसकी माँ भी उसे पहचान न सके। बस उसे मत मारना। जो व्यक्ति बोल रहा था उसके स्वर में घृणा की झलक थी। वह रसद विभाग का प्रबंधक डोनहे था, जिसे लिन जिन ने दिन में पहले धोखा दिया था। लिन जिन द्वारा सार्वजनिक रूप से स्पिरिट स्टोन को तोड़ना डोनहे पर गहरा प्रभाव छोड़ गया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लिन जिन ने उसे उसके क्रश जियाकियान के सामने अपमानित किया और यहाँ तक कि मूल्यवान फायर स्पिरिट क्रिस्टल भी छीन लिया। इस वजह से डोनहे ने रात में लिन जिन को पीटने और अग्नि आत्मा क्रिस्टल को छीनने के लिए किसी को ढूंढने का फैसला किया। जिन लोगों को उसने पाया उन्होंने सिर हिलाया। चिंता मत करो, हम ऐसा पहली बार नहीं कर रहे हैं। बस इंतजार करो और देखो। ठीक है, लेकिन मेरी एक और विनती है, जब आप उसे पीटे तो उसे नंगा कर दें। मैं देखना चाहता हूँ। मैं इस बच्चे को अपने माता पिता के लिए रोते हुए देखना चाहता हूँ और मजा खराब करना चाहता हूँ, डोनहे ने उग्रता से कहा। जरूर, हम पहले अंदर जाएंगे। अंदर जाने से पहले हमारे इशारे का इंतजार करो, ठग ने सहमति जताई। उन्हें वैसे भी इस काम के लिए पैसे मिलते थे। उन्हें बस अपने नियोक्ता के साथ सहयोग करना था। आंगन के बाहर यही वह जगह है। डोनहे ने पहले ही लिन जिन के निवास के बारे में पूछ लिया था। गुंडों ने सिर हिलाया। उन्होंने बाहर निकलने का रास्ता नहीं देखा और एक के बाद एक अंदर चले गए। डोनहे ने उनसे कहा था कि जिन लोगों को वे पीटने वाले थे वे कमजोर थे और उनके पालतू जानवर केवल रैंक 1 के थे। चूंकि मामला ऐसा ही था तो ऐसा करने का क्या मतलब था। उनमें से कुछ के अंदर आने के बाद डोनहे ने इंतजार करना शुरू कर दिया। घर के अंदर जियाओ हुओ का विकास जारी रहा। लिन जिन ने उत्साह में अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए जियाओ हुओ को देखा। जियाओ हुओ का नया नया उगाया लाल फर चमक रहा था और गर्मी बिखेर रहा था। यह उसके पहले के संकर नस्ल से बिल्कुल अलग था और उसका शरीर धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। पहले तो जियाओ हुओ का आकार एक औसत भेड़िया जानवर के बराबर हो जाना पहले से ही काफी प्रभावशाली था। लिन जिन ने सोचा कि अब समय आ गया है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि जियाओ हुओ लगातार बढ़ता जा रहा था। उसका फटा हुआ फर राख में बदल गया और नए उगाए। उसके पंजे, दांत, त्वचा, मांस और हड्डियां गिरती रहीं और फिर से उगती रहीं और सख्त और नुकीली होती गईं। लिन जिन ने जल्दी से कुछ कदम पीछे हटते हुए सोचा, ये दवा कमाल की है। ये हार्मोन लेने से भी ज्यादा शक्तिशाली है। जैसे ही आग की लपटें बढ़ने लगी, लिन जिन को एक समस्या का एहसास हुआ। जियो हुओ ने अपने पंजे भींच लिए और फर्श ढह गया। इतना ही नहीं, उसके घर की छत भी लगभग जलने लगी थी। इस समय अचानक घर का लकड़ी का दरवाजा खटखटाया गया। सबसे पहले एक गिब्बन अंदर घुसा, उसके बाद एक बड़ा चमगादड़ और एक बेसिन के आकार की मकड़ी। न केवल ये पालतू जानवर बल्कि कुछ अन्य लोग भी भयावह मुस्कान के साथ वहां पहुंचे। लिन जिन दंग रह गया। लोग और उनके पालतू पशु भी दंग रह गए। जियो हुओ को देखते ही शुरू में आक्रामक पालतू जानवर तुरंत कांप उठे। कभी कभी जानवर इंसानों से ज्यादा संवेदनशील होते हैं। हालांकि जियाओ हुओ ने अभी तक अपना विकास पूरा नहीं किया था, लेकिन उसकी आभा का मजाक उड़ाना कुछ भी नहीं था। आग की लिपटों के बीच जियाओ हुओ ने अपनी नजर घुमाई और पालतू जानवर तुरंत भाग गए।
जानवर राजा निवारण। अन्य पालतू जानवरों में डर पैदा करने की एक निश्चित संभावना है, उन्हें अस्थायी रूप से रक्त अनुबंध नियंत्रण से मुक्त करना। इस पर लिन के दिमाग में एक शब्द आया। एक पशु मूल्यांकनकर्ता के रूप में वह ये जानता था, उच्च स्तरीय पालतू जानवरों का निम्न स्तरीय जानवरों पर यह शक्तिशाली निवारक प्रभाव था। ऐसी परिस्थितियों में दूसरे पक्ष के पास वापस लड़ने का कोई मौका नहीं था। आखिर अगर पालतू जानवर डर गए तो वे कैसे जवाबी हमला कर पाएंगे। जो कुछ गुंडे दौड़े चले आए, उन्हें कुछ कहने का भी समय नहीं मिला, क्योंकि वे समझ नहीं पाए कि क्या करें। क्या चल रहा है, ये शुरू होने से पहले ही खत्म क्यों हो गया। वे बेवकूफ नहीं थे। ये भेड़िया जानवर लगभग एक बैल के आकार का था और आग से घिरा हुआ था। यह उनके काम के दायरे से बाहर था, इसलिए वे भागने लगे। सको वहीं पको। लिन अचानक अपनी हैरानी से बाहर आया। आधी रात हो चुकी थी और ये गुंडे साफ तौर पर कुछ गलत करने की फिराक में थे। वह उनसे सवाल क्यों नहीं कर सकता था। उनमें से कुछ लोग सचमुच रुक गए। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उनके पालतू जानवर बहुत डरावने थे। अगर वे भाग भी जाते तो भी वे ज्यादा दूर नहीं जा पाते। कुछ घायल लोग पसीने से लथपथ होकर घुटनों के बल बैठ गए। लिन के पूछने का इंतजार किए बिना ही उन्होंने सारी बातें बता दी। किसी ने तुम्हें मुझे पीटने के लिए काम पर रखा है। वे मुझे नंगा करके पीटना भी चाहते थे। कितना क्रूर। उद्धरण चिन्ह। लिन इस बात से क्रोधित हो गया। जब उन्होंने पूछा कि नियोक्ता कौन है, तो ठगों ने ईमानदारी से जवाब दिया, एक मोटा आदमी। मैं उसे जानता हूँ, वह बीस्ट अप्रेजल एसोसिएशन से है। उसका उपनाम डोन है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि उसका पूरा नाम क्या है। उसने इसका भी उल्लेख नहीं किया। डोन है। लिन ने तुरंत अनुमान लगा लिया, ये वही होगा। आज उनके बीच झगड़ा हुआ था और यह एसोसिएशन का मोटा आदमी था। यह आदमी नहीं तो और कौन हो सकता है। लिन ने शत्रुतापूर्ण भाव से जिया हुओ की ओर इशारा किया और ठगों से पूछा, क्या तुम जीना चाहते हो या मरना चाहते हो। हम जीना चाहते हैं, हम जीना चाहते हैं। भाई, हम गलत थे। कृपया उदारता दिखाओ और हमें जाने दो। अब से हम तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे, बस एक शब्द कह दो। ये कुछ गैंगस्टर स्पष्टतः अपने काम में बहुत अच्छे थे। लिन ने सिर हिलाया। ठीक है, बाहर जाओ और उस व्यक्ति को नंगा करो जिसने तुम्हें काम पर रखा है और उसकी पिटाई करो। याद रखो, जब तक वह रोता नहीं है तब तक तुम्हें रुकने की अनुमति नहीं है। ये सुनकर उन लोगों ने जल्दी से सिर हिलाया। उनमें से एक कमजोर मोटा आदमी था, जबकि दूसरा एक शक्तिशाली पालतू जानवर के साथ क्रूर विशेषज्ञ था। वे और क्या कर सकते थे। इसके अलावा उस मोटे डोन ने उनसे झूठ बोला था। क्या यह आदमी कमजोर था। वह बैल के आकार का और आग से घिरा हुआ भेड़िया जानवर रैंक 1 का पालतू जानवर था। भाड़ में जाए उसे। अगर वे समय रहते घुटने नहीं टेकते तो उनकी जान जा सकती थी। इसलिए लिन के आदेश के बिना भी वे उसे सबक सिखाना चाहते थे। अब आग को रोका नहीं जा सकता था। जगह को बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। जिया वो तब तक बढ़ता रहा जब तक कि वह एक बैल से एक आकार बड़ा नहीं हो गया। एक भेड़िया जानवर के लिए इस आकार तक बढ़ना काफी भयानक था। जैसे ही चिलचिलाती गर्मी ने उनके चेहरों पर हमला किया, वे जल्दी से पीछे हट गए। लिन के पास कुछ किताबें और कपड़े बचाने का ही समय था, इससे पहले कि उसका घर जमीन पर गिर जाता। बाहर डोन हे सिग्नल सुनकर पहले ही भागकर अंदर आ चुका था। भागते हुए उसने कहा, तुमने घर क्यों जला दिया। लेकिन यह अच्छा है कि मुझे भड़काने के लिए उस बच्चे को ही दोषी ठहराया गया। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसे जमीन पर गिरा दिया गया। फिर उस पर मुंह के बरसने लगे। हैरान डोन हे समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका, क्योंकि उसके कपड़े टुकड़े टुकड़े करके फाड़ दिए गए थे। वह वापस लड़ना चाहता था, लेकिन उसका पालतू जानवर उसके बहुत प्रयास करने के बावजूद भी अंदर नहीं आया। उसके चेहरे और शरीर पर चोट लगी। कपड़ों का एक भी टुकड़ा नहीं बचा। इस अचानक आघात से डोन हे कांप उठा। उसके दिल में अपमान की भावना उमड़ी, लेकिन वह रोया नहीं। इसके बजाय वह वध किए जा रहे सुअर की तरह रोता रहा। परेशान होकर लिन ने हाथ हिलाकर गुंडों को इशारा किया कि वे उसे और दूर खींच ले। गुंडों ने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। वास्तव में वे ऐसा करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्होंने तुरंत डोन हे के सिर को अपने कपड़ों से ढक दिया और उसे बाहर खींच लिया। अब सुअर के वध की आवाज सुनाई नहीं देती थी। दूर एक गली में गुंडे डोन हे को घसीट कर ले गए। उनमें से एक ने फुसफुसाते हुए कहा, चलो भागो। दूसरे ने सिर हिलाया। उस आदमी से निपटना आसान नहीं है। चलो जोखिम नहीं लेते। चलो उसे तब तक पीटते रहते हैं जब तक वह रोना पड़े। आज क्या दुर्भाग्य है। सभी गुंडे निराशा में आहें भरने लगे। उन्होंने रातों रात शहर छोड़कर कुछ समय के लिए छिपने का मन बना लिया था। फैटी डोन से निपटना आसान नहीं था। अब जब उसने उसे पीटकर नियम तोड़ दिए थे, तो उन्हें चुप रहना पड़ा। जहां तक उस आदमी की बात है जिसके पास एक भयानक पालतू जानवर है, वे उसे फिर कभी भड़काने की हिम्मत नहीं करेंगे। वे अपने पालतू जानवर की जानलेवा निगाहों को जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। पिटाई सहन न कर पाने के कारण डोन हे रोया नहीं, बल्कि घूंसे और लात घूंसों की मार से बेहोश हो गया। वह बेहोश हो गया। हमें क्या करना चाहिए, एक गुंडे ने चिंतित होकर पूछा। हम और क्या कर सकते हैं, भागो। कुछ गुंडे तुरंत पक्षियों और जानवरों की तरह तितर बितर हो गए। केवल नग्न डोन हे ही गली में पड़ा रह गया। इस बीच लिन ने खंडहर हो चुके घर को देखा। उसने मुड़कर जिया हुओ को देखा, जो अपने सामान्य आकार में वापस आ गया था, और उसके सिर पर थपथपाया। एक रैंक 3 अग्नि भेड़िया। इन कुछ शब्दों ने ही लिन को बता दिया कि अगर उसे एक घर तो क्या 10 घर भी जलाने पड़े तो भी वह इसके लायक है। श्रमसाध्य गोली शोधन और अग्नि आत्मा क्रिस्टल ने आखिरकार भुगतान किया, और यह उस तरह का सबसे अच्छा था। लिन इतना खुश था कि वह अपनी नींद में भी जाग सकता था। रैंक 2 पर पालतू जानवर तात्विक शक्तियों का उपयोग कर सकते थे और रैंक 3 पर वे अपना आकार बदल सकते थे। यह एक बहुत बड़ी छलांग थी। ऐसा कहा जाता था कि एक बार जब कोई पालतू जानवर रैंक 4 पर पहुंच जाता है तो उसे और भी अधिक शक्तिशाली अलौकिक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। हालांकि रैंक 4 पर इस बारे में सोचने का समय नहीं था। लिन संतुष्ट थे कि जियो हो लगातार 2 रैंक आगे बढ़ने में कामयाब रहे। यह एक चमत्कार था। एक संपूर्ण विकास सचमुच असाधारण था। लिन ने अपना मन बना लिया। अब से अगर जियो हो अपने पालतू जानवर को विकसित करना चाहता है तो यह एक संपूर्ण विकास होना चाहिए, क्योंकि इस संपूर्ण विकास के बाद जियो हो की संभावित दर 1 से 3 तक बढ़ गई। अगर यह बात बाहर आ गई तो निश्चित रूप से बहुत से लोग डरकर मर जाएंगे। पालतू जानवर में सुधार करने का सबसे कठिन काम उसकी क्षमता को सुधारना था। यह पालतू जानवर के शरीर को साफ करने के बराबर था। लेकिन कितने जानवर मूल्यांकन करता ऐसा कर सकते हैं।
कम से कम मेपल सिटी में तो कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। उनके पालतू जानवर के विकास और एक साथ 2 रैंकों ने लिनजिन को आत्मविश्वास में वृद्धि दी। रैंक 3 का पालतू जानवर मेपल सिटी में जो चाहे कर सकता था। जियाओ हो, जो अपने सामान्य आकार में वापस आ गया था, पहले से भी ज्यादा क्रूर था। उसका रेशमी फर अग्नि ऊर्जा की एक परत में ढका हुआ था। अगर वह बड़ा नहीं होता तो कोई भी यह नहीं बता पाता कि वह रैंक 3 का पालतू जानवर था। अगले दिन द बीस्ट अप्रेजल एसोसिएशन, झाओ यंग और लू शियाओयुन पहले से ही लिनजिन के मूल्यांकन कक्ष में थे। वे सफाई कर रहे थे, मेज पोंछ रहे थे और चाय बना रहे थे। अपने गुरुओं से सीखने वाले प्रशिक्षुओं के रूप में उनके लिए ये छोटे मोटे काम करना स्वाभाविक था। मूल्यांकक लिन अभी तक यहाँ क्यों नहीं है? लू शियाओयुन ने पूछा। झाओ यंग ने जवाब दिया, वह जल्द ही यहाँ आ जाएगा। लू शियाओयुन ने दूर दराज और जर्जर कमरे में नजर घुमाई और क्रोधित महसूस किया। मूल्यांकनकर्ता लिन अत्यधिक कुशल और जानकार हैं। मैं भी एसोसिएशन द्वारा उनके साथ इस तरह का व्यवहार देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। झाओ यंग ने मुस्कुराते हुए आत्मविश्वास से कहा, सोना देर सवेर चमकेगा। अतीत में हम मूल्यांकनकर्ता लिन के चरित्र और कौशल को नहीं जानते थे, लेकिन अब जब हम जानते हैं तो हम बस बैठकर कुछ नहीं कर सकते। हालांकि मूल्यांकनकर्ता लिन को इस तरह की बदनामी की परवाह नहीं है, लेकिन वह खुद को धमकाए जाने की अनुमति नहीं दे सकता। हमें उन अफवाहों के खिलाफ लड़ना होगा। ये सही है, लेकिन जब मैं इस मामले का जिक्र करती हूँ तो मुझे गुस्सा आता है। मुझे यहाँ आने के रास्ते में कुछ लोग मिले और जब मैंने उन्हें बताया तो न केवल उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ है। चाहे मैंने उन्हें कितना भी समझाया हो, उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया। लू शियाओयुन की छाती ऊपर नीचे हो गई। वह स्पष्ट रूप से बहुत गुस्से में थी। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे रातों रात बदला जा सके। हमें बस मूल्यांकनकर्ता लिन पर भरोसा रखने की जरूरत है। झाओ यंग ने जब लिनजिन को देखा तो वह तुरंत उसके पास चली गई। मूल्यांकनकर्ता लिन, दोनों लड़कियों ने एक स्वर में उत्तर दिया। लिनजिन ने सिर हिलाया और आधिकारिक गुरु की मुद्रा अपनाई। आखिरकार अब वह एक प्रशिक्षु से संबद्ध था, इसलिए उसे गुरु की तरह काम करना था। जियाओ हुओ उसके पीछे पीछे अंदर गया। झाओ यंग के पेंगोलिन और लू जियाओयुन के लाल लोमड़ी ने तुरंत उसकी उपस्थिति को महसूस किया। दोनों पालतू जानवर घबरा गए, खासकर लाल लोमड़ी जिसका फर खड़ा हो गया था। लिनजिन ने जियो हुओ के सिर पर तमाचा मारा और उसके बाद ही उस आदमी ने अपनी दबंग आभा वापस ली। जियो हुओ को देखकर झाओ यंग और लू जियाओयुन चौंक गए। एक रात के बाद जियाओ हुओ ऐसा लग रहा था जैसे उसका पुनर्जन्म हुआ हो। उसमें निश्चित रूप से विकास के लक्षण दिख रहे थे, जैसा कि मूल्यांकनकर्ता लिन से उम्मीद थी। दोनों लड़कियां पहले से ही इस बात की आदी थीं। सिर्फ 2 दिनों में जो कुछ वे जानती थीं, उसके आधार पर लिनजिन ने पहले से ही अपने 3 पालतू जानवरों को विकसित होने में मदद की थी। अगर उन्हें पता होता कि जियो हो लगातार रैंक 3 तक विकसित हो चुका है तो वे इतने शांत नहीं होते। लिनजिन ने साफ सुथरे घर, साफ सुथरी मेज और मेज पर रखी ताजी बनी चाय को देखा। वह खुद को खुश हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी कोई नहीं आया। लिनजिन को अजीब लगा। उसे इसकी आदत थी, लेकिन अगर कोई उसके पास इलाज के लिए नहीं आता तो वह दोनों लड़कियों को कैसे पढ़ा सकता था? कुछ सोचने के बाद लिनजिन ने अपनी कलम उठाई और संग्रहालय से पेंगोलिन और लाल लोमड़ी के बारे में जो जानकारी मिली थी उसे कॉपी कर लिया। उनमें से प्रत्येक ने 10 पेज तक का समय लिया। पहले तो झाओ यंग और लू शियाओयुन को पता ही नहीं था कि लिनजिन क्या कर रहा है। वे बस खड़े होकर देखते रहे। हालांकि जितना ज्यादा वे पढ़ते गए उतना ही वे हैरान होते गए। अंत में वे पूरी तरह से उसमें डूब गए। वह काम पूरा हो गया था। लिनजिन ने अपनी कलम नीचे रखी और कहा, चूंकि आप दोनों मेरे नाम से प्रशिक्षु हैं, इसलिए मुझे आपको वह सब सिखाना होगा जो मैं जानता हूँ। ये मूल्यांकन रिपोर्ट है जो मैंने आपके पालतू जानवरों के लिए लिखी है। इन्हें ले लो और इन्हें पढ़ो। आप इन्हें एक दूसरे को भी दे सकते हैं और इनका ध्यानपूर्वक अध्ययन कर सकते हैं। दोनों लड़कियों ने तुरंत ही उसे उससे ले लिया, मानो उन्हें कोई अमूल्य खजाना मिल गया हो। हालांकि उन्होंने इसे सिर्फ सरसरी तौर पर पढ़ा था, लेकिन वे इसकी सामग्री देखकर चौंक गए थे। न केवल पालतू जानवरों की रक्त रेखाओं की उत्पत्ति लिखी गई थी, बल्कि पैतृक रक्त रेखा शाखाएं भी लिखी गई थी। इसके अलावा पालतू जानवरों के बारे में जानकारी बेहद विस्तृत थी। उन्होंने पहले कभी इस तरह की मूल्यांकन रिपोर्ट नहीं देखी थी, इसलिए बाकी का जिक्र करने लायक भी नहीं था। सबसे भयावह बात यह थी कि अलग अलग पालतू जानवरों के लिए विशिष्ट दोष, कमजोरियां और संबंधित उपाय लिखे जा सकते थे। इसके अलावा सबसे मूल्यवान हिस्सा विकास पद्धति थी। जब झाओ यंग और लू शियाओयुन ने इस बिंदु तक पढ़ा तो वे एक दूसरे की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। वे एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य देख सकते थे। आश्चर्य के अलावा वहां उत्साह भी था। उन्होंने लिनजिन से सीखने का सही फैसला किया था। जानवरों के मूल्यांकन के क्षेत्र में विकास पद्धति को निर्दिष्ट करना सबसे मूल्यवान हिस्सा था और सबसे कठिन भी। हर प्रमाणित जानवर मूल्यांकनकर्ता ने अपना शोध नहीं किया था और यहाँ तक कि जिन्होंने कुछ उपलब्धियां हासिल की थीं, वे भी अपने ज्ञान को खजाने की तरह अपने पास रखते थे। यहाँ तक कि जब वे मूल्यांकन रिपोर्ट लिखते थे तो वे केवल परिणाम लिखते थे, विश्लेषण प्रक्रिया नहीं। वे इसे प्रशिक्षुओं को भी आसानी से नहीं सिखाते थे। हालांकि लिनजिन ने उन्हें जो मूल्यांकन रिपोर्ट दी उसमें सिर्फ विकास विधि ही नहीं थी, बल्कि इसे प्राप्त करने की विधि भी थी। इसमें पालतू जानवर की रक्त रेखा का अध्ययन, पालतू जानवर का अवलोकन और निदान और उसके गुणों का मूल्यांकन शामिल था। सभी ज्ञान एक दूसरे के पूरक थे और अंतिम परिणाम उचित और भरोसेमंद था। वहां किसी भी प्रकार की कोई छिपाव की बात नहीं थी। इसलिए इसे पढ़ते ही लड़कियां उत्साह से कांप उठीं। कृतज्ञता महसूस करते हुए वे उत्सुकता से सीखने लगीं। लिनजिन ने उनकी तरफ देखा और अपना सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि उसने अभी तक संग्रहालय की सामग्री की नकल नहीं की है। उसने केवल 20% की नकल की थी और वे पहले से ही इस तरह से प्रतिक्रिया कर रहे थे। अगर उसने वास्तव में सब कुछ कॉपी किया तो उसे डर था कि वह उन्हें डरा देगा। धीरे धीरे आगे बढ़ें। लिनजिन को पतली धाराएं लंबे समय तक बहती हैं का सिद्धांत समझ में आ गया। इसके अलावा अगर वह एक बार में सब कुछ लिख लेता तो वे समझ नहीं पाते। आखिरकार संग्रहालय की सामग्री बहुत रहस्यमय और गहन थी। चाय का एक घूंट लेते हुए लिनजिन ने अपना शरीर तान दिया और अपना सिर हिलाते हुए सुनसान प्रवेश द्वार की ओर देखा। वह इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकता था। एक आधिकारिक जानवर मूल्यांकनकर्ता के रूप में अगर कोई भी उसके परामर्श कक्ष में रुचि नहीं दिखाता है तो यह न केवल शर्मनाक होगा, बल्कि यह उस किस्को को भी प्रभावित करेगा। अगर कोई नहीं आता है तो मैं पहल करूंगा।
लिन जिन ने मन ही मन तय कर लिया, क्या कोई जीवित व्यक्ति मूत्राशय को रोककर मर सकता है? झाओ यंग और लू शियाओयुन अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट में डूबे हुए थे। उन्हें परेशान न करना चाहते हुए लिन जिन उठे और शियाओ वो के साथ बाहर चले गए। जबकि लिन जिन का स्थान सुनसान था, पूरा संघ गतिविधि से गुलजार था। अपने पालतू जानवरों के लिए मूल्यांकन और उपचार की मांग करने वाले लोगों की एक अंतहीन भीड़ थी। हमेशा की तरह चीफ वांग जी और मूल्यांकनकर्ता गाओ जियान के टोकन बहुत पहले ही बिक चुके थे। एक आधिकारिक रैंक एक जानवर मूल्यांकनकर्ता के रूप में मूल्यांकनकर्ता गाओ जियान का दर्जा एसोसिएशन में प्रमुख वांग जी के बाद दूसरे स्थान पर था। वह जिस परामर्श कक्ष में था वह विशाल और उज्ज्वल था। ये स्क्रीन और गमलों में लगे पौधों से सुसज्जित था। ये लिन जिन के परामर्श कक्ष से कई गुना बेहतर था। हालांकि आपके पालतू जानवर के गुण उपयुक्त हैं, लेकिन इसकी क्षमता औसत है। हालांकि मैं इसे बेहतर बनाने में मदद कर सकता हूं, फिर भी इसकी एक सीमा है। लंबे समय के लिए मेरा सुझाव है कि आप अपने पालतू जानवर को बदल दें। गाओ जियांग ने अपना ब्रश उठाया और अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट लिखना शुरू कर दिया। ग्राहक झिझक रहा था, स्पष्ट रूप से अपने पालतू जानवर से अलग होने के लिए अनिच्छुक था। ये देखकर गाओ जियांग नाराज हो गया। उसके बगल में बैठा प्रशिक्षु अधीर हो गया। मूल्यांकनकर्ता गाओ ने इसे बहुत स्पष्ट कर दिया है, तुम समझ क्यों नहीं सकते? आपके पालतू जानवर की क्षमता औसत है। दूसरे शब्दों में, इसके विकसित होने की कोई संभावना नहीं है। यदि आप इस बेकार पालतू जानवर के साथ रहने को तैयार हैं, तो कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। ग्राहक और भी ज्यादा झिझकने लगा। अपनी बाहों में टूकेन को देखकर वह ये तय नहीं कर पा रहा था कि क्या करे। अगर आप इस पर विचार करना चाहते हैं तो वापस जाएं और ऐसा करें। दूसरे लोगों के मूल्यांकन में देरी न करें। साथ ही अगर आपने अपना मन बना लिया है तो आप हमारे बीस्ट अप्रेजल एसोसिएशन में आकर पालतू जानवर खरीद सकते हैं। मैं किसी और चीज की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन हम जो पालतू जानवर बेचते हैं वे सभी शुद्ध नस्ल के होते हैं और उनमें बहुत संभावनाएं होती हैं। प्रशिक्षु ने ग्राहक को भगाना शुरू कर दिया। ग्राहक केवल सिर हिला सकता था, खड़ा हो सकता था, धन्यवाद दे सकता था और बाहर जा सकता था। हालांकि वह अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि किसी ने उसे रोक लिया। भाई, मैं देख रहा हूं कि आप उदास हैं। क्या यह आपकी बाहों में मौजूद पालतू जानवर की वजह से है? ग्राहक का मूड खराब था। पीछे मुड़ते ही उसे एहसास हुआ कि उसे रोकने वाला व्यक्ति एक अंगूठी वाला आस्तीन वाला बैंड पहने हुए था। यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से एक आधिकारिक पशु मूल्यांकनकर्ता भी था। उसने गालियां निगल ली जो वह गालियां देने वाला था। जिस जानवर मूल्यांकनकर्ता ने उसे रोका वह स्पष्ट रूप से लिन जिन था। वह वहां से गुजर रहा था और अचानक उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई, इसलिए उसने इधर उधर पूछताछ की। उसे क्या पता था कि उसे कुछ हासिल हो जाएगा। ये टोकन मेरे साथ कई सालों से है। यह मेरे परिवार जैसा है। मैं इसे सिर्फ इसलिए कैसे छोड़ सकता हूं क्योंकि इसके विकसित होने की कोई संभावना नहीं है। ग्राहक ने विलाप करने से पहले संक्षेप में समझाया। लिन जिन ने टोकन को सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया और कहा, इसमें क्षमता कम है, लेकिन ये कहना कि इसके विकसित होने की कोई संभावना नहीं है गलत है। आओ आओ आओ, मेरे पीछे आओ, मैं इसे देखूंगा। मैं गारंटी देता हूं कि यह 3 दिनों में विकसित हो जाएगा। ग्राहक बहुत खुश हुआ और लिन जिन के साथ चला गया। कौन जानता था कि झांग हे, जो संयोग से वहां से गुजर रहा था, ये सब देख लेगा। गाओ जियान के परामर्श कक्ष में प्रवेश करने से पहले उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं और उसने कहानी को बड़ा चढ़ाकर बताया। मूल्यांकनकर्ता गाओ जियान के चेहरे पर उदासी छा गई। लिन जिन की हरकतें स्पष्ट रूप से उकसाने वाली थीं। तमाचा, गाओ जियान की हथेली से पत्थर की मेज पर एक दरार दिखाई दी। लिन जिन खुद को क्या समझता है? उसने मेरे मूल्यांकन परिणामों पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे की? संगठन में सबसे प्रमुख पशु मूल्यांकनकर्ताओं में से एक होने के नाते गाओ जियान स्वाभाविक रूप से गर्वित था और उसे अपने मूल्यांकन परिणामों पर पूर्ण विश्वास था। यहाँ तक कि अगर प्रमुख वांग जी या एसोसिएशन के 3 वरिष्ठ लोग भी उन्हें कुछ मार्गदर्शन देते तो भी वे आश्वस्त नहीं होते। लिन जिन की तो बात ही छोड़िए, जो अब एसोसिएशन के लिए शर्म की बात थी। इससे उन्हें बहुत अपमानित महसूस हुआ। आखिरकार एक मूल्यांकन रिपोर्ट एक पशु मूल्यांकनकर्ता की प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करती है। शिकायत करने आए झांग हे ने जब मूल्यांकनकर्ता गाओ के हाव भाव देखे तो उनका मूड अच्छा था। उन्होंने सोचा, ओह लिन जिन, तुमने 2 दिन पहले मुझे बेवकूफ बनाया था और आज तुम्हारा बदला चुका है। मैं तुम्हें नाराज नहीं कर सकता, लेकिन मूल्यांकनकर्ता गाओ जियान को तुमसे निपटने में कोई हिचक नहीं है। शायद ये सोचकर कि यह पर्याप्त नहीं है, झांग हे ने और अधिक जलाव लकड़ी डालने का निर्णय लिया। मूल्यांकनकर्ता गाओ, कुछ बात है जो मैं निश्चित नहीं हूं कि मुझे कहनी चाहिए या नहीं। झांग हे ने बहुत सम्मानपूर्वक व्यवहार किया। तार्किक रूप से कहें तो वह अब राष्ट्रपति के नाम के तहत एक प्रशिक्षु था, इसलिए उसे इतना सम्मानपूर्ण होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि झांग हे यहाँ कलह फैलाने के लिए था, इसलिए निश्चित रूप से वह किसी को भी उसके साथ गलती करने की अनुमति नहीं दे सकता था। यह क्या है? गाओ जियान का मूड खराब था, लेकिन फिर भी उसने अपना संयम बनाए रखा। आखिरकार उसका एक प्रतिष्ठित दर्जा था। आधिकारिक पशु मूल्यांकनकर्ता होने के अलावा वह गाओ परिवार का युवा स्वामी भी था, जो मेपल सिटी के शीर्ष 3 परिवारों में से एक था। तो ये बात है। झांग हे ने जल्दी से कहा, यह अभी भी वही लिन जिन है। मैंने सुना है कि उसने आपके नाम से प्रशिक्षु लू शियाओयुन को अपने साथ जोड़ने के लिए कुछ तरकीबें अपनाई। लू शियाओयुन। गाओ जियांग दंग रह गया। उसके नाम पर 20 से ज्यादा प्रशिक्षु थे, इसलिए उसके लिए हर एक को याद रखना असंभव था। लेकिन लू शियाओयुन अलग था। वह एसोसिएशन की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक थी। इसके अलावा मेपल सिटी के फ्रायर एसोसिएशन में युवा पीढ़ी के नेता लू युनहे लू शियाओयुन के भाई थे। लू युनहे कोई साधारण आदमी नहीं था। फ्रायर एसोसिएशन ने प्राचीन अमर साधना पर शोध करने पर ध्यान केंद्रित किया। न केवल वे मजबूत थे, बल्कि उनके पालतू जानवर भी बेहतरीन थे। उनके पास अपने पालतू जानवरों को बढ़ाने के लिए विरासत की खेती के तरीके भी थे। गाओ जियान को ऐसे चरित्र की छोटी बहन की याद कैसे नहीं आ सकती। वह तुरंत अपने बगल में बैठे अपने प्रशिक्षु की ओर मुड़ा। चौंक कर वह जल्दी से जांच करने गया और पता चला कि यह सच था। लू शियाओयुन कल सामान्य मामलों के विभाग में चली गई थी और उसने अपना संबद्धता बदलकर एक नए प्रशिक्षक को नियुक्त कर लिया था। इस बार गाओ जियान का चेहरा पीला पड़ गया। वह पहले तो अपने आप पर नियंत्रण रख सकता था, लेकिन अब वह ऐसा नहीं कर सकता। तुम बहुत आगे जा रहे हो। इससे पहले गाओ जियांग ने लिन जिन को केवल नीची नजर से देखा था,
लेकिन अब वह शत्रुता से भरा हुआ था। हालांकि वह जानता था कि अगर वह लिनजिन से संपर्क करेगा तो वह बाद वाले को कुछ सम्मान दिखाएगा। चाहे चीजें कैसी भी हों, लोग फिर भी उस पर एक बेकार चीज को धमकाने का आरोप लगाएंगे। उस कूड़े ने जरूर कोई घिनौना तरीका अपनाया होगा, लेकिन इस समय मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना सुविधाजनक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि लोग कहें कि मैंने उसे धमकाया। मैं लू यूनहे को एक पत्र लिखूंगा। उसकी बहन भटक गई है, इसलिए एक भाई के रूप में मुझे उसे अनुशासित करना चाहिए। गाओ जियांग ने बोलने के बाद वास्तव में एक पत्र लिखा और उसे अपने अधीनस्थ को सौंप दिया। जब झांगी ने देखा कि उसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है तो वह और अधिक नहीं रुका और जल्दी से वहां से चला गया। बाहर झांगी ने खुद से कहा, ओह लिनजिन, मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि मैं तुम्हें नीचे नहीं ला सकता। तुम पहले ही लगातार 2 बार शीर्ष 5 से बाहर हो चुके हो और उस भयानक मूल्यांकन घटना के साथ तुम पहले से ही एक चट्टान के किनारे पर हो। इस बार तुम मूल्यांकनकर्ता गाओ को भड़काकर अपनी कब्र खुद खोद रहे हो। तुम इसके लिए कह रहे हो। वहीं दूसरी ओर लिनजिन ने पूर्ण मूल्यांकन रिपोर्ट एक ग्राहक को सौंप दी जिसे वह खींच कर लाया था। उसने एक नजर डाली और संदेह से पूछा, मूल्यांकनकर्ता लिन, क्या ये वास्तव में ठीक है? लिनजिन ने उसकी छाती थपथपाई और गारंटी दी, इसकी चिंता मत करो। इस मूल्यांकन रिपोर्ट पर मेरी मुहर और हस्ताक्षर हैं। अगर कोई समस्या है तो आप हमेशा मेरे पास आ सकते हैं। आदमी ने इस बारे में सोचा और सहमति जताई। वह एक विदेशी था जो मेपल सिटी के बीस्ट अप्रेजल एसोसिएशन में जानवरों का मूल्यांकन करने के लिए विशेष रूप से आया था, क्योंकि यहाँ का अधिकार है। इसलिए उसने सिर हिलाया। यह मेरा नाम टैग है, बस इसे निकलो और भुगतान काउंटर पर शुल्क का भुगतान करो। सभी शुल्क इस कागज के टुकड़े पर हैं। लिनजिन ने उसे विचारपूर्वक याद दिलाया। नियमों को जानते हुए उस आदमी ने सिर हिलाया और चला गया। उसके जाने के बाद उसने देखा कि बहुत से लोग उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। हैरान होकर उसने जिज्ञासावश इसके बारे में पूछा। तभी उसे अंदर की कहानी पता चली। आप कह रहे हैं कि इस मूल्यांकनकर्ता लिन की प्रतिष्ठा खराब है, कि उसके कौशल घटिया हैं और कि जब उसने जानवरों का गलत मूल्यांकन किया तो उसने एक दुर्घटना भी कर दी। ये सही है। आप विदेशी हैं इसलिए आपको नहीं पता। दूसरों के बहकावे में न आए। हमारे जैसे स्थानीय लोग भी मूल्यांकन के लिए मूल्यांकनकर्ता लिन के पास नहीं जाएंगे। आदमी ने अविश्वास में अपना सिर हिलाया। इसके बजाय उसने बड़बड़ाते हुए कहा, वह मूल्यांकनकर्ता लिन उतना बुरा नहीं है जितना वे कहते हैं। भूल जाओ, मूल्यांकन रिपोर्ट यहाँ है, अगर कोई समस्या है तो मैं वापस आ सकता हूँ। पूरी सुबह लिनजिन ने कई ग्राहकों को रोकने की पहल की। बेशक कुछ ऐसे भी थे जिन्हें मना कर दिया गया, लेकिन कोई बात नहीं, ये कल की उदासीनता से कहीं बेहतर था। झाओ यांग और लू शियाओयुन अभी भी मूल्यांकन रिपोर्ट में डूबे हुए थे। जब उन्हें कुछ ऐसा मिला जो उन्हें समझ में नहीं आया तो उन्होंने हाथ उठाकर पूछा। लिनजिन ने जाकर देखा और संग्रहालय के स्पष्टीकरण के अनुसार उन्हें समझाया। मैं समझ गया, तो मेरे पालतू जानवर की समस्या उसके परस्पर विरोधी गुण और रक्तरेखा में है। ये जितनी अधिक पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करता है उतना ही अधिक अवरुद्ध होता जाता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह पहले क्यों विकसित नहीं हो सका। झाओ यांग को ज्ञान प्राप्त हुआ। लू जियाओयुन ने भी बहुत कुछ सीखा। तभी बाहर से किसी ने पूछा, लिनजिन, क्या मूल्यांकनकर्ता लिन यहाँ है? जू कैन बाहर खड़ा होकर उस विशालकाय कछुए को देख रहा था जो आधे आदमी की ऊंचाई का था और चिंतित भाव से देख रहा था। मेपल सिटी के जू परिवार के प्रत्यक्ष वंशज के रूप में जू कैन की पृष्ठभूमि अतुलनीय थी। वह एक युवा गुरु था जो मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ था, लेकिन उसकी अपनी परेशानियां भी थीं। उनका पालतू जानवर यह विशालकाय कछुआ बचपन से ही उनका पीछा कर रहा था। हाल ही में उसे एक अजीब बीमारी हो गई थी और वह निराश हो गया था। इस वजह से उसने चीफ वांग जी और मूल्यांकनकर्ता गाओ जियान से संपर्क किया था, लेकिन उसे जो निष्कर्ष मिला वह वही था। जब कोई बीमारी इलाज के परे हो जाती है तो कोई भी दवा उसका इलाज नहीं कर सकती। स्पष्ट शब्दों में कहें तो इसका कोई इलाज नहीं था। हालांकि दोनों ने ऐसी दवाएं लिखी थी जिनसे बीमारी धीमी हो सकती थी, लेकिन दवा की कई खुराक लेने के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। अपने विशालकाय कछुए को दिन ब दिन बिगड़ता देख जू कैन की भूख मर गई। उसके परिवार के बुजुर्गों ने उसके लिए एक नया पालतू जानवर ढूंढना शुरू कर दिया था जो विशालकाय कछुए को छोड़ देने के बराबर था। लेकिन जू कैन अनिच्छुक था। 1 दशक से अधिक समय तक साथ रहने के बाद वह इसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता था? उसने हर जगह प्रसिद्ध पशु मूल्यांकनकर्ताओं की खोज की थी। आज वह चीफ वान के पास आया और उसे वही निदान मिला। अपनी निराशा में जू कैन ने लिनजिन के नाम टैग को देखा, इसलिए उसने एक नजर डालने का फैसला किया। उसे हर संभव प्रयास करना पड़ा। जू कैन को पता था कि मूल्यांकनकर्ता लिन की प्रतिष्ठा अच्छी नहीं थी, इसलिए उसका निदान संभवतः चीफ वान से बेहतर नहीं हो सकता था। ज्यादा से ज्यादा ये सिर्फ एक नतीजा था, लेकिन जू कैन फिर से कोशिश करना चाहता था। भले ही थोड़ी सी ही उम्मीद थी, लेकिन वह हार नहीं मानना चाहता था। जब लिनजिन व्यक्तिगत रूप से बाहर आए तो उन्होंने तुरंत ही निश्चल विशाल कछुए को देखा। वाह, कितना बड़ा कछुआ है, लिनजिन ने कहा। जू कैन ने जब ये सुना तो उसका माथा ठनका और उसका दिल बैठ गया। उसका पालतू जानवर नीलम कछुआ था, कछुआ नहीं। एक पशु मूल्यांकनकर्ता के रूप में लिनजिन ऐसी गलती कैसे कर सकता है? ऐसा लगता है कि उसके बारे में यह अफवाह बिना किसी कारण के कभी नहीं फैलती। जू कैन ने आह भरी और जाने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ कि वह अपना समय बर्बाद कर रहा है। वह पागल हो गया होगा। वह इतनी बुरी प्रतिष्ठा वाले किसी व्यक्ति की तलाश क्यों करेगा? हालांकि लिनजिन ने जो कहा उससे उसे रुकना पड़ा। खांसी, आपके नीलम कछुए में बहुत क्षमता है और इसमें 7 समुद्री ड्रैगन कछुए की रक्तरेखा भी है। हालांकि आप इसकी विकास आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सके, इसलिए 10 साल 3 महीने और 1 दिन तक आपके साथ रहने के बाद भी आप इसे विकसित नहीं कर सके। आपको यह भी नहीं पता था कि आपके पालतू जानवर को जहर दिया गया था। जू कैन जितना ज्यादा सुनता गया उतना ही ज्यादा हैरान होता गया। आखिर में उसका चेहरा हैरानी से भर गया। लिनजिन के परामर्श कक्ष में जब चाय तैयार हो गई तो जू कैन चिंतित दिख रहा था, लेकिन लिनजिन को कोई जल्दी नहीं थी। वह जानता था कि अगर लिनजिन ने उसे ढूंढने की पहल की थी तो इसका मतलब था कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने अपने पालतू जानवर को देखने के लिए किसी और को बुलाया होगा और यह अच्छा नहीं था। अगर वह इसकी अच्छी तरह से देखभाल कर सकता तो वह लिनजिन की तलाश में नहीं आता। इससे चीजें आसान हो गईं। मूल्यांकक लिन, जब आपने कहा कि इसमें जहर है तो आपका क्या मतलब था?
ज़ू कैन चिंतित था। वह इस संभावना से इनकार नहीं कर सकता था कि लिन जिन उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए बड़ा चढ़ाकर बात कर रहा था। लेकिन ऐसा था या नहीं, उसे इसकी तह तक जाना था। लिन जिन ज़ू कैन की आंखों में संदेह देख सकता था, इसलिए उसने कहा, हाल ही में आपका पालतू जानवर खाना नहीं खा पा रहा है ना? न केवल वह सुस्त है बल्कि उसके मल में खून भी है। दवा लेने के बाद वह थोड़ी देर बाद उल्टी कर देता है। उसके पेट का कवच छिल रहा है और उसकी आंखों के नीचे काली नसें हैं। सबसे परेशानी वाली बात यह है कि हर शाम जब लिन और यांग बारी बारी से होते हैं तो वह बेवजह हिंसक हो जाता है। तबाही मचाने के बाद वह बेहद कमजोर हो जाता है और कई घंटों तक हिलने डुलने में असमर्थ हो जाता है। खनक, ज़ू कैन के हाथ में चाय का कप मेज पर गिर गया, जिससे चाय पूरे फर्श पर फैल गई। ज़ू कैन आश्चर्यचकित रह गया। ऐसा नहीं था कि मूल्यांकनकर्ता लिन गलत था। वास्तव में मूल्यांकनकर्ता लिन सही था। कई विवरण थे जो मूल्यांकनकर्ता लिन ने कभी किसी और को नहीं बताए थे। पहले न तो चीफ वांग और न ही मूल्यांकनकर्ता गाओ बता सकते थे, लेकिन इस मूल्यांकनकर्ता लिन ने ये सब अपनी आंखों से देखा था। इसका क्या मतलब था? ज़ू कैन कोई बेवकूफ नहीं था। सिर्फ उसके निदान के आधार पर इसका मतलब था कि मूल्यांकनकर्ता लिन के मूल्यांकन और उपचार कौशल अन्य दो जानवर मूल्यांकनकर्ताओं से कहीं बेहतर थे। गहरी सांस लेते हुए ज़ू कैन ने खुद को शांत किया। हाल ही में वह बहुत कुछ झेल चुका था। उसने अनगिनत प्रतिष्ठित चिकित्सा मूल्यांकनकर्ताओं की तलाश की थी, लेकिन उनमें से कोई भी उसके पालतू जानवर की बीमारी का इलाज नहीं कर सका। कभी कभी जैसे ही आशा की एक किरण प्रज्वलित होती थी, वह निराशा द्वारा तुरंत बुझ जाती थी। उसका परिवार उस पर दबाव डाल रहा था, उसे इस पालतू जानवर को छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था। चूंकि वह सबसे बड़ा पोता था, इसलिए उसे परिवार के भावी मुखिया के रूप में तैयार किया जाना था। परिवार के भावी मुखिया के रूप में वह एक बीमार पालतू जानवर का बोझ कैसे उठा सकता था? दरअसल परिवार ने उसे एक समय सीमा दी थी। अगर वह 3 दिनों के भीतर अपने पालतू जानवर की बीमारी का इलाज नहीं कर पाया, तो उसे अपने पालतू जानवर को बदलने के परिवार के आदेश को स्वीकार करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गहरी सांस लेते हुए ज़ू कैन ने कहा, मूल्यांकनकर्ता लिन सही कह रहे हैं। लेकिन जब मैंने प्रतिष्ठित पशु मूल्यांकनकर्ताओं की तलाश की तो उन्हें केवल लक्षण ही मिले, जहर नहीं। उसे संदेह था। हालांकि वह लिन जिन की बातों से लगभग आश्वस्त हो गया था। लिन जिन ने अपना सिर हिलाया। मैं दूसरे लोगों के निदान पर टिप्पणी नहीं करता। एक आधिकारिक पशु मूल्यांकनकर्ता के रूप में मैं, लिन जिन, हमेशा तथ्यों के आधार पर अपना निदान करता हूँ। मैं कभी भी अतिशयोक्ति नहीं करूंगा। जो सच है वह सच है। आपके पालतू जानवर को वास्तव में जहर दिया गया है और यह कोई दुर्घटना नहीं थी। कोई लंबे समय से उसे जहर दे रहा था। ज़ू कैन की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया। यह असंभव है। मैं हर दिन इसकी देखभाल करता रहा हूँ। यह इतने लंबे समय तक कैसे जहर में रह सकता था? जैसे कुछ याद आ गया हो, ज़ू कैन की पलक फड़क गई और उसने बोलना बंद कर दिया। लिन जिन को पता था कि कभी कभी विस्तार में जाने की जरूरत नहीं होती। बस इतना ध्यान रखे कि बात को यहीं छोड़ दे। ठीक वैसे ही जैसे अब ज़ू कैन को मामले की असलियत समझ में आ गई होगी। बेशक लिन जिन को अपने निदान पर भरोसा था। यह पत्थर की पट्टिका पर दर्ज किया गया परिणाम था जब बड़े कछुए को घातक जानवरों के संग्रहालय में दर्ज किया गया था। लिन जिन को संग्रहालय की क्षमताओं पर भरोसा था। मौन। ज़ू कैन के चेहरे पर कुछ विचार आते ही भाव बदल गए। काफी देर बाद उसने धीरे से पूछा, मूल्यांकनकर्ता लिन, क्या आप जानते हैं कि यह कौन सा जहर है? लिन जिन को पता था। यह रंगहीन और गंधहीन होता है। सामान्य मनुष्य या पालतू जानवर इसे खाने से प्रभावित नहीं होंगे, न ही उन्हें जहर होगा। हालांकि 7 सीज ड्रैगन कछुए की रक्त रेखा उसके अस्तित्व का अभिशाप है। जहर दिए जाने के बाद इसका पता लगाना बेहद मुश्किल है। ऐसा लगता है जैसे आप बीमार हैं, लेकिन आप इसका कारण नहीं बता सकते। समय के साथ आपके पालतू जानवर की हालत स्वाभाविक रूप से खराब हो गई। अगर आप मेरे पास बाद में आते तो मैं उसे दफनाने के लिए एक गड्ढा खोद सकता था। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ज़ू कैन की आंखें चमक उठी। दूसरे शब्दों में कहें तो उसके पालतू जानवर को अभी भी बचाया जा सकता है। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और सिर झुकाकर बोला, मूल्यांकक लिन, कृपया उसे बचा लीजिए। मैं कोई भी कीमत चुकाने में संकोच नहीं करूंगा। जरूर। लिन जिन ने अपने हाथ आपस में रगड़े। अरे, क्या तुमने मेरा अकाउंट बंद कर दिया है? ज़ू कैन रजिस्टर करने के लिए बाहर भागा, जबकि लिन जिन ने चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट भाव के साथ बड़े कछुए के सिर को थपथपाया। क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही, क्योंकि उसने संग्रहालय में 10 से अधिक दुर्लभ रक्त संबंधी पालतू जानवरों को दर्ज किया था, संग्रहालय में अचानक से रौनक आ गई और उसे एक साधना विधि से पुरस्कृत किया गया। जंगली जानवरों को भगाने के इनाम की तरह ही ये खेती का तरीका भी आसान नहीं था। आखिरकार संग्रहालय द्वारा उत्पादित कोई भी चीज उच्च गुणवत्ता की होनी ही थी। पशु ऊर्जा गठन भाग 1। पालतू पशुओं के लिए विशेष साधना। पूरा होने पर पालतू पशु को स्तर 1 ऊर्जा प्रशिक्षण में पदोन्नत किया जाएगा। लिन जिन दंग रह गया। ऊर्जा की खेती करना प्राचीन अमर लोगों के लिए पहला कदम था, लेकिन अब अमर लोग मिथकों और किंवदंतियों से ज्यादा कुछ नहीं थे। उनकी संगत साधना पद्धतियां अब मौजूद नहीं थी। ऐसा कहा जाता था कि फ्रायर एसोसिएशन के पास अभी भी कुछ ऊर्जा साधना मैनुअल थे, लेकिन उन्हें खजाने की तरह छिपाकर रखा गया था, कभी दूसरों को नहीं दिखाया जाना था। अब जबकि दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा बदल गई थी, मनुष्यों के लिए इसे अवशोषित करना मुश्किल था। पालतू जानवर कर सकते थे, लेकिन साधना पद्धति के बिना वे केवल अपनी प्रवृत्ति, रक्तरेखा और सुधार की क्षमता पर भरोसा कर सकते थे। अगर वे भाग्यशाली थे तो वे विकसित हो सकते थे, लेकिन अगर वे बदकिस्मत थे तो वे मृत्यु तक एक ही स्थान पर अटके रहेंगे। लेकिन इस पशु ऊर्जा संरचना के साथ चीजें अलग होंगी। चाहे वह किसी भी प्रकार का पालतू जानवर हो, जब तक वे जानवरों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई इस साधना पद्धति का पालन करते रहेंगे, वे धीरे धीरे सुधार करने में सक्षम होंगे। इसलिए इस पशु ऊर्जा संरचना का मूल्य अकल्पनीय था। यह अफसोस की बात है कि इसका केवल एक ही भाग है। लिन जिन अभी भी असंतुष्ट था। उसने पहले भी यह कोशिश की थी। अपने पालतू जानवर पर हाथ रखकर वह उसे खेती की विधि सिखा सकता था और उसे खुद खेती करने दे सकता था। जियो वो जमीन पर ऐसे लेटा था मानो वह झपकी ले रहा हो, लेकिन वास्तव में वह पहले ही साधना शुरू कर चुका था। इतनी शक्तिशाली साधना पद्धति के साथ लिन जिन को स्पष्ट रूप से पहले अपने पालतू जानवर को देना था। बाकी के लिए वे इंतजार कर सकते थे। लिन जिन को आखिरकार घातक जानवरों के संग्रहालय की इनाम प्रणाली समझ में आ गई। एक था दर्ज किए गए जानवरों की संख्या। एक बार जब संख्या एक निश्चित संख्या तक पहुंच जाती तो उसे पुरस्कृत किया जाता।
दूसरा था दर्ज किए गए दुर्लभ जानवरों की संख्या। बाद वाले के लिए इनाम स्पष्ट रूप से बेहतर था। जू कैन के पालतू जानवर की हालत गंभीर लग रही थी, लेकिन उसका इलाज करना आसान था। लिन जिन ने पहले ही झाओ यंग और लू शियाओयुन को कुछ औषधीय सामग्री इकट्ठा करने के लिए कहा था, ताकि बड़े कछुए को ठीक होने में मदद करने के लिए एक गोली बनाई जा सके। इसके साथ ही जब तक उसे दोबारा जहर नहीं दिया जाता, वह कुछ दिनों में ठीक हो जाता। जब जूकैन वापस लौटा और उसने बड़े कछुए को देखा तो वह पालतू जानवर बहुत ज्यादा ऊर्जावान लग रहा था। इससे जूकैन को लिन जिन के निदान पर और भी अधिक विश्वास हो गया। मूल्यांकनकर्ता लिन, मैं आपसे एक एहसान मांगना चाहता हूं, जूकैन ने सम्मानपूर्वक कहा। सिर्फ ये तथ्य कि लिन जिन ने अपने पालतू जानवर को बचाया था, उसे हमेशा के लिए आभारी बनाने के लिए पर्याप्त था। इतना कहकर उसने अपने पालतू जानवर की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या मैं उसे कुछ दिनों के लिए यहीं छोड़ सकता हूँ? चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसके लिए अपनी जेब से पैसे नहीं देने पड़ेंगे। उसने नोटों का एक ढेर निकाला और उसे सौंप दिया। लिन जिन ने उस पर नजर डाली और पाया कि वह लगभग 200 सिल्वर का था। एक प्रतिष्ठित परिवार का ये वंशज निश्चित रूप से उदार था। कोई समस्या नहीं, आप उसे जब तक चाहे यहाँ छोड़ सकते हैं। लिन जिन ने बिना पलक झपकाए पैसे स्वीकार कर लिए। संयोग से उसके घर को मरम्मत की जरूरत थी और उसके यार्ड का भी जीर्णोद्धार किया जा सकता था। इसके अलावा उसके पास काफी चांदी बच जाएगी। जहां तक इस बात का सवाल है कि वह व्यक्ति अपने पालतू जानवर को यहाँ क्यों छोड़ना चाहता था, ये स्पष्ट था। जूकैन की नाक के नीचे इतने लंबे समय तक अपने पालतू जानवर को जहर देने में सक्षम होने के लिए यह उसके किसी करीबी का ही काम होगा। इसलिए अगर उसने इस समस्या को हल नहीं किया तो उसके पालतू जानवर को वापस आने पर भी जहर दिया जा सकता है। जूकैन ने माफी मांगी। लिन जिन के पास पैसे थे और लंच का समय हो गया था। उसका पेट भूख से व्याकुल हो रहा था, इसलिए उसने झाओयंग और लू शियाओयुन की ओर रुख किया और कहा, चलो चलते हैं, मैं तुम लोगों को कुछ अच्छा खाना खिलाने ले चलता हूँ। दोनों लड़कियां स्पष्टतः बहुत खुश थीं। लिन जिन पहले घर गया और कुछ कारीगरों को ढूंढा। उन्हें कुछ पैसे देने के बाद उसने उनसे यार्ड और जले हुए घर की मरम्मत करवाने का प्रबंध किया और फिर रेस्तरां में भाग गया जहां उसे झाओयंग और लू शियाओयुन से मिलना था। सिम्फनी रेस्तरां। ये पहली बार था जब लिन जिन ने अपने मेहमानों को किसी रेस्तरां में आमंत्रित किया था, और वह भी इतना उच्च श्रेणी का। उसने दूसरी मंजिल पर एक टेबल बुक कर रखी थी। पहली मंजिल पर लिन जिन ने एसोसिएशन के कुछ प्रशिक्षुओं की गपशप सुनी जो दोपहर के भोजन के लिए यहाँ आए थे। क्या तुमने सुना? रसद विभाग के मैनेजर डोन को सुबह सुबह एक गली में सोते हुए पाया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह नग्न था, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उस समय का दृश्य बस अवर्णनीय था। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। मोटा डोन बहुत दुष्ट रहा होगा और भगवान उसे दंड दे रहा है। इतने अपमान के बाद शायद वह फिलहाल अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सुनकर लिन जिन का मूड अच्छा हो गया। मुस्कुराते हुए वह ऊपर की ओर चला गया।